Good. ओके ओके, हेलो फ्रेंड्स। तो आज ही स्टार्ट करते हैं हम। जो भी हमारे पास पुरस्कार हैं, अवार्ड्स हैं, आज उसको लेके जो है हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी 3 चीज़ों पर डिस्कशन कर चुके हैं। एक हमने अपॉइंटमेंट के ऊपर बात की थी, इसके बाद हमने एक सबमिट्स के ऊपर भी हम बात कर चुके हैं कि किस तरीके से हमारी सबमिट्स हो रही है। इसी तरीके से उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज अवार्ड्स के ऊपर बात करते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट अवार्ड्स दिए गए हैं। जो भी हम ये सेक्शन कवर कर रहे हैं, अगर आप इसमें देखो तो लगभग हर सेक्शन से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हर सेक्शन से 1 या 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जनरली इन सेक्शनों से आते रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो सेक्शन होते हैं बहुत ही जो है फैक्चुअल होते हैं, तो आपको थोड़ा सा मेमोराइज करने में दिक्कत होते हैं। इसीलिए मैं पहले इन ही सेक्शनों पे वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जो ये फैक्चुअल चीज़ हैं इससे आप वीडियो के साथ अगर कनेक्ट करके और थोड़ा सा अच्छी तरीके से मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे तो हम हर सेक्शन कवर करते हुए चलेंगे। देन इसके बाद हमारा जो इकोनॉमी का सेक्शन है, या आपका जो है इकोनॉमी के बाद आपका सेक्शन होता है जैसे नेशनल न्यूज़ हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ हैं, तो अगर ये वाली हम बात करेंगे तो हम उसके ऊपर भी अभी आगे जाके हम उस वाले उस पर चलेंगे। लेकिन नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, उससे रिलेटेड जो न्यूज़ होती हैं उन्हें मेमोराइज करना फिर भी काफ़ी आसान होता है। अगर आप उन्हें 1 बार या 2 बार पढ़ लो तो वो जनरली याद हो जाती हैं। लेकिन ये बहुत हार्डकोर फैक्चुअल्स होते हैं, जैसे अवार्ड्स हुए या आपकी सबमिट्स हुई, एग्जैक्ट लोकेशन और आपके नेम आपको मेमोराइज करने पड़ते हैं, तो उसमें एक्चुअली में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं अवार्ड्स को लेके, पुरस्कार के बारे में आज हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के अगर हम बारे में बात करें, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार लेके चलते हैं। और उसमें मुख्यतः आज हम पहले राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार में हमने बहुत सारे सेक्शन आपके जो है बांटे हैं अलग अलग तरीके से। मैंने सारे राष्ट्रीय अवार्ड्स को डिफरेंट सेक्शनों में बांट दिया है। देखो, जब हम अवार्ड्स को अलग सेक्शन में बांट देते हैं, मान लिया हमने एक आपदा पर्यावरण ले रहे हैं, एक विज्ञान वाला ले रहे हैं, कला वाला ले रहे हैं, उससे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर तरह के सारे अवार्ड एक ही जगह अगर आप आते हैं तो आपको आपका माइंड उससे ज़्यादा बेटर कनेक्ट कर पाता है कि यार इस पर्टिकुलर सेक्शन में मुझे इतने ही अवार्ड्स पता हैं। तो जब आपका अवार्ड्स आएगा किसी पर्टिकुलर सेक्शन से तो आप उसके आसपास के सारे अवार्ड्स रिकॉल कर पाएंगे। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा आपदा और पर्यावरण से रिलेटेड जो भी हमारे राष्ट्रीय अवार्ड हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है आपका सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार आपका दिया गया है। ये एक्चुअली में जो हमारा पराक्रम दिवस होता है 23 जनवरी, 23 जनवरी पराक्रम दिवस होता है, जिस दिन आपकी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, उसी दिन आपका पराक्रम दिवस भी होता है और उसी दिन जो है आपको ये अवार्ड उसी के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो ये भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, INCOIS, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र का आपका संस्थान है। ये संस्थान आपका जो है जो भी महासागर से रिलेटेड आपका जो है इनिशिएटिव्स लेने होते हैं उन सारे इनिशिएटिव्स को लेता है। ठीक है, गोवा में ये संस्थान आपका एग्जिस्ट करता है और सारे तटीय क्षेत्रों को मैनेज करता है। तो उन्हीं, क्योंकि आपदा में भाई आपदा प्रबंधन की बात करें तो ये इंस्टीट्यूशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसीलिए इसे आपदा प्रबंधन के लिए ये जो हमारा राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र है उसको ये अवार्ड दे दिया गया है। आसान रखना है, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। दूसरा अवार्ड है आपका राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार। तो आपको मालूम है कि अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद के जो फादर हैं उसे धन्वंतरी को आयुर्वेद के फादर माने जाते हैं। उसके बेस पे हमने एक आयुर्वेद मतलब एक अवार्ड आपका क्रिएट किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि आयुर्वेद का जो अवार्ड है इम्पोर्टेंट हो सकता है, अक्सर इस तरह के अवार्ड्स आपके आते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या इन्होंने किया है। इसमें इन्होंने 3 लोगों को अवार्ड दिया है, 3 लोगों को अवार्ड दिया है आयुर्वेद पुरस्कार के अंदर। एक है आपका वेद तारा चंद शर्मा, ये नाड़ी वेद हैं आपका लेखक हैं, कोई द्रव्य गुण है, व्याकरण वाला है। ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है
कि 3 हमें जो है नाम याद रखने हैं। थोड़ा सा ये भी याद रखना है, जिससे हम रख सकते हैं, वेद तो ये तीनों ही हैं। एक है हमारा तारा, एक है हमारे माया, और एक है हमारा समीर गोविंद, या समीर आप कह सकते हैं। तो तारा, माया और गोविंद, 3 नाम हम याद रख सकते हैं। तारा, माया और गोविंद, ये 3 लोग हैं जिन्हें धन्वंतरी अवार्ड दिया गया है आपका। ये 3 लोग हैं, तारा, माया और गोविंद, 3 नाम आप याद रख सकते हैं। और जनरली अगर हम आयुर्वेद के रूप में बात करें तो हमारे गोविंद आपके जो हैं, गोविंद कृष्णा इससे लिंक होते हैं। माया हमारे कहते हैं कि भाई जो लोग हैं, मतलब जो पूरा ब्रह्मांड है वो एक माया ही है, और एक तारा है, ठीक है, जो स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से 3 लोगों से, तारा, माया, गोविंद, ये तीनों ही लोग देखने में हमें ऐसे लगते हैं कि वास्तव में कहीं ना कहीं आयुर्वेद वाले इस तरह की जो कल्चर है उसी से लिंक होते होंगे। ये हमें तीनों याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023। ये देखने में आपको जरूर 2023 लग रहा होगा, लेकिन ये अवार्ड अभी दिया गया है 2023 का है, थोड़ा डिले चल रहा होगा कि भाई 23 का अवार्ड 25 में दिया, इस तरीके से आपका चल रहा है। अवार्ड 23 का है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार इंपॉर्टेंट है क्योंकि जल संसाधन के ऊपर आपका काफ़ी क्राइसिस का काफ़ी बड़ा इशू है। तो अगर मैं राष्ट्रीय जल पुरस्कार की बात करूं तो इसमें 3 राज्यों को जो है मिला है। एक आपका उड़ीसा, एक आपका उत्तर प्रदेश, एक आपका पोंडुचेरी और गुजरात। ये आपके 3 इंपॉर्टेंट हैं। मतलब आपका जो है पहला अवार्ड, जो सबसे फर्स्ट राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला वो उड़ीसा को मिला होगा, देन उत्तर प्रदेश आ गया सेकंड नंबर पे, और तीसरे नंबर पे पोंडुचेरी और गुजरात दोनों को मिला के अवार्ड दे दिया गया। तो उड़ीसा को फर्स्ट प्राइज दिया गया है अगर आप जल पुरस्कार की बात करो, उत्तर प्रदेश को दूसरा, और गुजरात और पोंडुचेरी को संयुक्त रूप से तीसरा पोजीशन पे आपका जल पुरस्कार दे दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर जिलों को भी इन्होंने बांटा है, थोड़ा सा जिलों को भी अरेंज करने की कोशिश की कि भाई कौन कौन से जिलों को अवार्ड मिला है, ठीक है। तो विशाखापट्टनम, धनलाई, बांदा, इंदौर, बलांगीर, एक्चुअली में जिलों को इन्होंने क्या किस हिसाब से बांट रहा है, जो रीजन है उस रीजन के हिसाब से ये जिलों को बांट रहे हैं, ठीक है। तो हमें 1-2 नाम इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जगह का नाम याद रखने से बेटर, हम सबसे पहले तो हम ये याद रख लें कि अगर देखें तो हमारे जो बांदा है, उत्तर प्रदेश में जो बांदा है बुंदेलखंड वाले रीजन में, इसे हमें जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए ये हो सकता है कि भाई बांदा को ये है दे सकता है। बाकी फिर जैसे अगर हम उसमें जाएंगे, हम दक्षिण भारत की तरफ देख जाएंगे तो हमें जो है विशाखापट्टनम एक जिले को दे दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर आप पश्चिम में जाओगे तो इंदौर को दे दिया जाएगा। इसी तरीके से जो धनलाई और बलागीर है इधर गुजरात साइड में है, उधर दे दिया जाएगा, महाराष्ट्र साइड में, ऐसी ऐप का ऊपर दे दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली इसने 4 अलग अलग रीजन को डिवाइड किया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसमें याद रखना है कि बांदा जो जिला है इसे आपका जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश में, और ये 3 आपके जो हैं स्टेट के अकॉर्डिंग चलते थे। फिर आपका ग्राम पंचायत आता है, तो जो ग्राम पंचायत आता है और शहरी निकाय आता है, 2 कंडीशन यहाँ से भी चलती है आपकी। तो ग्राम पंचायत में पुलमपार केरल है। केरल जो है जल संचय में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और एक्चुअली में केरल में जल संचय जो है पंचायत लेवल पे ही बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए ग्राम पंचायत में पुलमपारा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पुलमपारा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पुलमपारा केरला में, एक्चुअली में जो केरला में है ना, वहाँ केरला की जो ग्राम पंचायत है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो केरला की पंचायत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ का जो जल संचय का भी जो है लोकल लेवल पे होता है, इसीलिए उसे जल पुरस्कार दिया गया होगा। जब पंचायत लेवल पर आता है तो केरल से आ गया, आपका कोई नहीं निकल सकता। और पुलमपारा आपका जो है याद, आप इसलिए आप नाम याद रखें, केरला में मलयालम में कुछ इसी तरह के मैक्सिमम नाम होते हैं, पुलमपारा, ठीक है, ओके। देन शहरी निकाय में आपका सूरत में अगर आप देखें, गुजरात के सूरत वाले एरिया में आपको इसको जो है जब शहरी उस स्तर पे जब आप स्वच्छता के मामले में देखते हैं तो उसमें भी इंदौर के बाद सूरत आपका दूसरा इम्पोर्टेंट प्लेस है। इसीलिए सूरत शहरी निकाय को जल पुरस्कार दिया हुआ है, क्योंकि जल संचय में और जल को रिसाइकिल में गुजरात के अंदर जो सूरत है इसने भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। तो हमें राष्ट्रीय जल पुरस्कार हमारे लिए इम्पोर्टेंट है पढ़ना। अब इसी तरीके से हमारा
अभी हम जो है आपदा और पर्यावरण में चल रहे हैं, तो आपदा पर्यावरण में ही कंटिन्यू हम आगे चलते हैं। अब पर्यावरण के अंदर एक रामसर पुरस्कार आपका आ गया। रामसर पुरस्कार हम पहले भी एक्चुअली में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कि डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को दिया गया था। ये इसमें पहली भारतीय थी और इन्हें वाइज यूज ऑफ वेटलैंड श्रेणी में ये पुरस्कार मिला है कि इन्होंने जो वेटलैंड है उसे, आर्द्रभूमि जो है उसका बहुत अच्छी तरीके से यूज किया है। उसी के बेसिस पे इन्हें जो है रामसर पुरस्कार दिया गया था जयश्री वेंकटेशन को। ये हम ऑलरेडी जो पीछे अभी हम इसको पढ़ चुके हैं, जो आपके इम्पोर्टेंट व्यक्तियों के उसमें जब हम पढ़ रहे थे अपॉइंटमेंट में, अवार्ड्स में, उसमें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ब्लू फ्लैग प्रमाणन, ये भी हमारा जो है, जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन इंपॉर्टेंट है। जो हमारे बीच होते हैं, समुद्र के जो बीच होते हैं, जो तट होते हैं, वो कितना क्लीन है कितना क्लीन नहीं है पर्यावरण परिप्रेक्ष्य से, उसके लिए भी एक अवार्ड दिया जाता है, ब्लू फ्लैग अवार्ड का दिया जाता है, ब्लू फ्लैग प्रमाणन दे दिया जाता है कि भाई ये बीच अच्छा है, क्लीन है, जो क्लीन हो जाएगा उसे ब्लू फ्लैग प्रमाणन आप दे देंगे। तो अब हमारे पास 14 इस तरह के ब्लू फ्लैग प्रमाणन वाले कोस्ट हो गए हैं। 14 कोस्ट हो गए हैं, 12 होंगे पहले, 2 और जुड़ गए हैं, अब 14 हो गए हैं। 2 कौन से जुड़े हैं? एक है कप्पड़ समुद्र तट कोझिकोड केरला, एक है आपका चाल समुद्र तट कन्नूर केरला। तो केरला के ही 2 और तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दे दिया गया है। कप्पड़ समुद्र तट, चाल समुद्र तट, मतलब समुद्र तट तो होनी है, एक कप्पड़ हो गया, एक आपका चाल हो गया। तो कप्पड़ और चाल ये आप याद भी रख सकते हैं। एक्चुअली में जब समुद्र तट पे जाते हो तो जो समुद्र तट में आपकी जो है छोटी सी चलाने वाली चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी जो चलाते हैं, बोट चलाते हैं, उन्हें चाल कहते हैं, और उनके ऊपर जो कपड़ा लगाते हैं उसे आप कप्पड़ मान सकते हो। तो इस तरह से चाल और कप्पड़ तट्टे क्षेत्र से काफ़ी चीज़ें दोनों बिलोंग करती है। आप इस तरीके से एक राइम बना सकते हो याद करने के लिए, एक तुकबंदी बना सकते हो, और इस तरीके से आपका कप्पड़ और चाल बना के इसमें से कर सकते हो कि केरल के 2 नए हमारे कोस्ट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिल गया। अब हमारे पास 14 टोटल ब्लू फ्लैग प्रमाणन तट हो गए हैं या आपके बीच हो गए हैं। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार जनरली इस परिप्रेक्ष्य में ही दिया जा रहा है कि हम पर्यावरण संरक्षण अच्छे से कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में आपका ये राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार है। और राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे आपका जल संचयन वाला था, जल पुरस्कार इंपॉर्टेंट था, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें बात करते हैं। तो सबसे पहले तो कार्बन न्यूट्रल पंचायत की बात करें तो मिल्क अमावती मुरादाबाद आपका यूपी में आपका इसको दिया गया है, ये पंचायत जो है। तो मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर मिल्क अमावती कोई पंचायत है, उस ग्राम पंचायत को दे दिया हमने कार्बन न्यूट्रल। मतलब कार्बन न्यूट्रल क्या कर रही है कि मतलब ये पर्यावरण प्रदूषण कर ही नहीं रहे हैं, जितना ये कार्बन जनरेट कर रहे हैं उतना ही कार्बन वापस जो है एडजस्ट भी कर दे रहे हैं कहीं ना कहीं से। तो कार्बन न्यूट्रल पंचायत है, बिल्कुल कोई पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रही है मुरादाबाद के अंदर मिल्क अमावती जो है। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार के बारे में अगर आप देखें तो भारतोल पंचायत बरेली, ठीक है, तो यूपी की ही दोनों आपकी वो हैं, एक मुरादाबाद में है। तो कार्बन न्यूट्रल पंचायत के कैटेगरी में अगर देखें तो मिल्क अमावती को दिखा। वहीं आपका पंचायत जो सतत विकास में अगर आप देखें, जो सतत विकास कर रही है, इस तरह की पंचायत का पुरस्कार देखें तो हमारी भरतोल पंचायत बरेली में आप पहुंच जाते हैं। तो 2 पंचायत हैं, एक बरेली से, एक आपका जो है मुरादाबाद से, ठीक है, और दोनों अलग अलग कैटेगरी में पर्यावरण के लिए ये भी एक इम्पोर्टेंट है। नाम से देखने से ऐसा लगता नहीं, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार जरा देखने से कुछ अलग ही तरह का लगता है, पॉलिटिकल कोई अवार्ड लगता है, लेकिन है ये पर्यावरण से रिलेटेड ही अवार्ड। ठीक है, स्कॉच पुरस्कार की भी बात करते हैं। स्कॉच पुरस्कार भी इसका बोला है ये नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना को। देखो नागालैंड वाला जो एरिया है ये पर्यावरण के संरक्षण वन प्रबंधन के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। नागालैंड जो है, जो नागा लोग हैं वो पर्यावरण के संरक्षण में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना को आपका स्कॉच पुरस्कार दिया गया है। ठीक है जी, ये स्कॉच पुरस्कार पर्यावरण वाले इसमें दे दिया गया। ठीक है, इसके बाद फॉरवर्ड सस्टेनेबिलिटी अवार्ड। अब सस्टेनेबिलिटी अवार्ड तो आपका नाम से ही सस्टेनेबल है, नाम से ही जो है सतत है कि सतत अवार्ड आपका कौन की जो फॉरवर्ड है अपना सतत अवार्ड में, ये एनटीपीसी जो हमारी कंपनी है इसको दिया गया है। एनटीपीसी वैसे तो देखने में अजीब लगता है क्योंकि एनटीपीसी का मुख्यतः काम है आपका एनर्जी जनरेट करना, एनर्जी, और वो भी मुख्यतः कोयले से। लेकिन एनटीपीसी तेजी से अपनी कोयले एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी में जा रही है, सोलर एनर्जी,
विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, इस तरह की एनर्जी में, हाइड्रोजन एनर्जी में तेज़ी से कन्वर्ट हो रही है एनटीपीसी, इसीलिए उसे सस्टेनेबिलिटी की तरफ मूव कर रही है। तो इसीलिए सस्टेनेबिलिटी अवार्ड जो है एनटीपीसी को जा रहा होगा। वैसे तो सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन वाली कंपनी थी, लेकिन अभी तेज़ी से ये चेंज हो रही है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट है कि हमें जो है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बनानी है। ठीक है, ये सारे हमने पर्यावरण से रिलेटेड आपके पुरस्कार डिस्कस कर लिए। अब दूसरी कैटेगरी पे चलते हैं, हमारा जो है हमारी साहित्य और कला से रिलेटेड, कि साहित्य और कला से रिलेटेड हमारे कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं, अब इस पे बात करते हैं। ठीक है, पहला अवार्ड है हमारा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सत्यजीत रे जो है ये आपका इम्पोर्टेंट, आपके जो है जो बंगाल जो है हमारा एरिया, इसमें सत्यजीत रे एक बहुत ही फेमस आपके जो है फिल्म मेकर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे एक्टर भी रहे हैं। उसी के हिसाब पे एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है, और ये दिया गया है अभी अपर्णा सेन को। ठीक है, ये अपर्णा सेन भी एक फिल्म कला का वो है, फिल्म मेकर हैं, और ये बंगाल से ही रिलेटेड हैं। अपर्णा सेन फिल्म मेकर, उन्हीं को जो है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। अपर्णा सेन है, वैसे भी अगर आपको याद रहेगा कि जो अपर्णा सेन है, एक्चुअली में जो सेन सरनेम होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि मुख्यतः आपका बंगाल साइड में होता है, और सत्यजीत रे भी आपका इसी तरफ से दिया जाएगा। ठीक है, अगला आपका बैठ जाते हैं यूपी हिंदी संस्थान बाल साहित्य पुरस्कार। देखो, यूपी में जो हिंदी संस्थान है, उत्तर प्रदेश का जो हिंदी संस्थान है, वो साहित्य के लिए कुछ सम्मान देता है। मतलब साहित्य भी कई तरह के होते हैं, एक बाल साहित्य होता है जो बच्चों के लिए लिखा जाता है, कुछ युवा साहित्य भी, युवा भी इसमें एंगेज होते हैं तो युवा साहित्य होता है। ठीक है, तो कई तरह के साहित्य होते हैं। अब इसमें फिस्क वो होता है कि जिसमें मतलब काल्पनिक वो लिखती हैं, कुछ वैज्ञानिक होते हैं, अलग अलग तरह के साहित्य होते हैं अलग अलग कैटेगरी में। और साथ में अगर हम साहित्य के बारे में बात करें तो साहित्य में अपनी लैंग्वेज भी अलग अलग होती है, कोई संस्कृत में लिख रहा है, कोई हिंदी में लिख रहा है, कोई बंगाली में, कोई उर्दू में, तो इसीलिए साहित्य पे बहुत सारे अवार्ड होते हैं। अब उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान है अपना, उत्तर प्रदेश का जो हिंदी संस्थान है वो बाल साहित्य सम्मान दे रहा है। तो जो बच्चों से रिलेटेड आपका कोई कविताएं या इस तरह की चीज़ें लिखी होंगी, उस साहित्य के ऊपर अवार्ड मिल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा है। इन्होंने एक्चुअली में दो सम्मान बना रखे हैं, एक तो महिलाओं के लिए और एक नॉर्मल जो है कविताओं के लिए। एक तो साहित्य के लिए, एक कविता के लिए। ठीक है, ये एक्चुअली में वोमेन को मिलेगा एक इस तरीके से। ठीक है, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान जो है के नाम पे इन्होंने रख दिया है, लेकिन है महिला बाल साहित्य सम्मान। किसको मिला है? करुणा पांडे, लखनऊ को। तो जो लखनऊ है अपना, लखनऊ आपको मालूम होगा कि लखनऊ आपका जो है नवाबों का शहर है, और नवाबों में जो है ना, नवाब वाले एरिया में साहित्य का बहुत बड़ा रोल होता है भाई। कला साहित्य के प्रिय लोग होते हैं। ठीक है, सबसे जो है प्रिय लोग। तो अगर मैं बात कहूँ कि यूपी में कहीं साहित्य का सबसे बड़ा गढ़ होगा तो वैसी बात है वो लखनऊ होना चाहिए। अब लखनऊ में करुणा पांडे जी, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि लखनऊ में भी करुणा पांडे आपकी सबसे इम्पोर्टेंट वो है साहित्य के लिए। इसी तरीके से डॉक्टर आरपी सारस्वत, इन्हें कविता के लिए जो है आपका फेमस वो मिला है। सहारनपुर से बिलोंग करते हैं आरपी सारस्वत। अब आप एक चीज़ देखिए कि कविता के लिए अगर आप देखें तो जो वेस्टर्न यूपी में आपका मेरठ, आपका फिर आपका मुजफ्फरनगर और इसी तरीके से आपका सहारनपुर, और यह आपका जो है हरियाणा वाला जो रीजन है ना, ये आपका कविताओं वाले चीज़ के लिए, ये कविता के लिए ये भी काफ़ी फेमस है। तुकबंदी करना, कविता करना, ये भी जो है एरिया इस तरह की चीज़ों के लिए काफ़ी फेमस है। तो इसीलिए कविता के लिए डॉक्टर आरपी सारस्वत को मिल गया होगा, जो सहारनपुर से हैं। ठीक है, आरपी सारस्वत साहब ले गए। ठीक है, इसके बाद साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। अभी मैंने बताया था कि बहुत सारे साहित्य अकादमी, साहित्य से रिलेटेड बहुत सारे पुरस्कार होते हैं। अब ये एक युवा पुरस्कार है, और इससे आगे जब हम जाएंगे तो इससे आगे भी देखोगे एक साहित्य अकादमी पुरस्कार आएगा, सिर्फ साहित्य अकादमी, ये युवा नहीं होगा। फिर साहित्य अकादमी में भी बाल साहित्य पुरस्कार आएगा। तो अलग अलग पुरस्कार हैं, सारे साहित्य के पुरस्कार मैंने एक साथ अरेंज किए हैं। पहले हमने यूपी हिंदी साहित्य की बात की थी, फिर हम साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की बात करेंगे, तो कन्फ्यूजन नहीं हो करना इनमें। फिर साहित्य अकादमी बाल की पर बच्चों वाला करेंगे, फिर ओवरऑल साहित्य अकादमी पुरस्कार करेंगे, जो आपका एडल्ट मतलब एकदम किसी के लिए भी हो सकता है। तो इस तरह के साहित्य पुरस्कार हैं। तो पहले साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के बारे में अगर हम बात करें तो ये हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू 3 अलग अलग लैंग्वेज में दिया गया है युवा लोगों को।
हिंदी में किसको दिया गया है? भारती टिक्की। ठीक है, कविता लिखी है इन्होंने फिर उगना। अंग्रेजी में अहद चौधरी, इन्होंने लिखी है ये सिद्धार्थ द बॉय हु बिकम द बुद्धा। और उर्दू में है नेहा रुबाब, जिसने लिखी है मजरूल हक। मजरूल हक उर्दू में लिखी होगी, नाम से समझ में आता है। और नेहा रुबाब, तो नेहा रुबाब एक्चुअली में जो रुबाब नाम है वो कहीं ना कहीं जो है उर्दू से प्रभावित है। नाम भी नेहा रुबाब भी उर्दू से प्रभावित है, मजरूल हक भी सीधा सीधा दिखता है कि भाई उर्दू नाम है, तो ये आपका नेहा को मिल गया। अंग्रेजी में अहद चौधरी। अब सिद्धार्थ द बॉय हूँ बिकम द बुद्धा है, मैंने इसीलिए इंग्लिश में लिखा है क्योंकि इन्होंने इंग्लिश में लिखी है, इसी तरीके से नाम है उसका, तो इंग्लिश में ही लिखी हुई है। तो अहद चौधरी जो है इसे इस तरीके इंग्लिश में लिख रहे हैं, इसको आपको याद रखना है, सिद्धार्थ वाली इंग्लिश में है। और हिंदी वाली भारती टिक्की है, फिर उगना। तो भारतीय जो टिक्की हैं ये आपका हिंदी बेल्ट में आजकल टिक्की चल रही है, तो हिंदी में जो है भारतीय टिक्की को आप याद रखना पड़ेगा आपको ये। फिर उसके बाद साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार की बात करते हैं। जब बाल साहित्य में जाते हैं तो एक सुशील शुक्ल है, 1/12 1/12 नाम से इन्होंने कोई कविता लिखी होगी, इंपॉर्टेंट हुआ है 1/12। 1/12 में जो है सुशील शुक्ल ने लिखी जी, तो इन्होंने बाल साहित्य पुरस्कार इन्हें मिला है, सुशील शुक्ल को। ठीक है, सुशील से आपको नाम भी आता होगा, सुशील आपका जैसे मतलब बाल साहित्य में अगर हमें याद करना हो इन्हें तो बहुत ही ऐसा कहते हैं बड़ा ही सुशील बच्चा है। तो ये जो सुशील शुक्ल है बहुत ही सुशील बच्चे हैं, और इन सुशील बच्चों ने 1/12 करते करते अपना एक अवार्ड जीत लिया है बाल साहित्य का। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार है, सब सिर्फ साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ना बाल है, ना युवा है, ना यूपी वाले हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अब इसमें 4 आपकी लैंग्वेज है, डोगरी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, संस्कृत और राजस्थानी। इन 4 लैंग्वेज में ये जो है अवार्ड आपको साहित्य अवार्ड मिले हैं। थोड़ा सा नाम याद रखने की कोशिश करेंगे। जब सबसे पहले अब हिंदी में आते हैं तो हिंदी में आपका गगन गिल है। गगन गिल ने लिखी है मैं जब तक आई बहार, ये हिंदी साहित्य के हैं गगन गिल। देखो अब गगन गिल अगर आप देखें तो वैसे तो गगन गिल आपके जो है दिखते हैं कि भाई ये सिख कम्युनिटी से आपका बिलोंग करेंगे, लेकिन ये हिंदी साहित्य लिख रहे हैं गगन साहब, और हिंदी साहित्य में इन्होंने अकादमी अवार्ड ले लिया गगन जी ने। ठीक है, डोगरी है, ये आपके चमन अरोड़ा हैं। चमन अरोड़ा जो हैं ये डोगरी में लिख रहे हैं। देखो दोनों बिल्कुल उल्टा है इनका मामला। जो चमन अरोड़ा साहब हैं ये डोगरी में लिख रहे हैं और गगन गिल हैं ये हिंदी में लिख रहे हैं। वहीं संस्कृत है आपका दीपक कुमार शर्मा और राजस्थानी है मुकुट मणिराज। ठीक है, तो राजस्थानी आपके शाही परिवार से लिंक होता है। राजस्थानी आपका जो है राजपूताना एरिया रहा है, शाही परिवार रहा है, उसे याद रखो आप कि मुकुट में मणि ही इनके यहाँ तो मुकुट में मणि लगती ही रही हैं, तो इसीलिए मुकुट मणिराज आपके राजस्थान से होंगे। दीपक कुमार शर्मा जी, देखो ऐसा है जब आप शर्मा जी को लाना पड़ेगा। संस्कृत आपका जो है बिना शर्मा जी के संस्कृत और कौन चला सकता है, संस्कृत चला सकते हैं शर्मा जी, तो इसीलिए दीपक कुमार शर्मा संस्कृत में आ सकते हैं, क्योंकि संस्कृत के विद्वान तो हमारे पंडित जी और हमारे शर्मा जी ही रहेंगे। हाँ, इन दोनों में थोड़ी सी बड़ी दिक्कत है। एक तो डोंगरी जो भाषा है, एक्चुअली में जो डोंगरी भाषा ये भी याद रखेंगे, डोंगरी भाषा का आपका जो है सिस्टम देखें तो डोंगरी भाषा इधर आपका पहाड़ी वाले एरिया में, ऊपरले वाले एरिया में आपकी डोंगरी भाषा आपको देखने को मिलेगी। उस डोंगरी भाषा में आप यहाँ कह सकते हो उसमें एक्चुअली पंजाबी अरोड़ा लोग भी जो है पंजाबी होते हैं, तो चमन अरोड़ा जी उधर डोंगरी लैंग्वेज बोलते होंगे, इधर आपका जो है पहाड़ी इलाके में, तो उधर इससे लिंक कर सकते हैं। गगन गिल को थोड़ा सा उल्टे तरीके से याद रखें। गगन गिल को काम करना चाहिए था पंजाबी में, सिख लोग हैं, लेकिन काम कर रहे हैं उल्टे हिंदी में, और हिंदी में मैं जब तक आई बाहर इन्होंने लिखा है। तो इस तरीके से आप जो है इसे, ये कंट्रास्ट में है, कुछ चीज़ें हम ना कंट्रास्ट में याद करते हैं कि यार लिखाना चाहिए था पंजाबी में, लिखा है हिंदी में, उस तरीके से भी आपको कंट्रास्ट में भी चीज़ें याद होती हैं। इस तरीके से इसे हम याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, अभी हमारे साहित्य और कला के ऊपर चल रहे हैं, वही आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा व्यास सम्मान है, एक व्यास सम्मान दिया जाता है आपके साहित्य के लिए। ठीक है, तो व्यास सम्मान किसको दिया गया है? हमारी हिंदी लेखिका हैं सूर्यबाला, और सूर्यबाला का कौन देश के वासु वेणु की डायरी इनका उपन्यास है, इसके लिए, इस उपन्यास के लिए इन्हें व्यास सम्मान दिया गया है। तो किसको दिया गया है? सूर्यबाला। ठीक है,
ओके। अब ये जो सूर्य बाला को आप कैसे याद रखेंगे, इसे हम ऐसे याद रखें कि रख सकते हैं कि जो हमारे व्यास हैं, वेद व्यास से व्यास से हमारा वेद व्यास होता है। वेद व्यास जी हैं वो अच्छे अच्छे भाई मतलब एक तरह से साहित्य के जो है प्रकाष्ठा वाली चीज़ मानी जाती है वेद व्यास को। तो जब हम कहेंगे कि साहित्य की प्रकाष्ठा है, तो साहित्य की प्रकाष्ठा का मतलब यही साहित्य के सूरज हैं, साहित्य के सूरज यही हैं, क्योंकि जो प्रकाष्ठा है इसका मतलब वो उसका सूरज है। तो साहित्य के सूरज, वेद व्यास जी तो साहित्य के सूरज रही हैं, तो साहित्य के सूरज रही हैं, तो ये सूरज बाला से लिंक हो जाएंगे, सूर्य बाला से लिंक हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार, देखो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका साहित्य में एक बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार होता है, इसे आपको याद रखना है, और ये बहुत ही फेमस पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के अंदर जब हम बात करेंगे। ये किसे मिला है? ये छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ के पहले आपके जो हैं साहित्यकार हैं जिसे ये पुरस्कार मिला। इससे पहले किसी भी छत्तीसगढ़ के व्यक्ति को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। ठीक है, नाम क्या है इनका जी? विनोद कुमार शुक्ला। ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका विनोद कुमार शुक्ला को मिला है। ठीक है जी। अब ज्ञान और विनोद दो चीज़ बिल्कुल उल्टी है, ये समझो आपका। ज्ञान और विनोद, ज्ञान और विनोद दोनों का अपोजिट लेना देना है। ज्ञान मतलब जिसे भैया बहुत समझदारी हो, विनोद का मतलब है कि जो भैया जो आपका हास्य वगैरह ही करता रहता हो, हंसता रहता हो, मज़े में रहता हो, तो इसका ज्ञान से कोई लेना देना नहीं भाई, ये मज़ेदार आदमी है। दोनों अपोजिट हैं, कंट्रास्ट हैं। तो जैसे हमने पीछे कंट्रास्ट में याद रखा था गगन गिल का, इसी तरीके से इसको अपोजिट कंट्रास्ट में याद रख सकते हैं, ज्ञान और विनोद के अपोजिट भी, कि विनोद आपका हास्य या मज़ेदार व्यक्ति हैं और ये बिल्कुल ज्ञान के अपोजिट हैं। तो ज्ञान के अपोजिट व्यक्ति को एक तरीके से आपने ज्ञानपीठ पुरस्कार दे दिया गया। जैसे गगन गिल को हमने अपोजिट में रखा था, सिख थे, पंजाबी में लिखना था, लिख दिया था हिंदी में, ऐसी याद रखें। ज्ञानपीठ में ज्ञानी व्यक्ति को देना था, लेकिन विनोद और आपका हास्य वाले मज़ेदार व्यक्ति को देगा जिससे ज्ञान से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान। अब मैथिली शरण हमारे हिंदी साहित्यकार के प्रसिद्ध कला वो हैं, साहित्यकार हैं, उन्हीं के नाम पर एक सम्मान दिया गया है। ये किसको दिया गया है? डॉक्टर नीरजा माधव, वाराणसी से। ठीक है, अब वाराणसी एरिया काफ़ी फेमस है भाई इस चीज़ के लिए, साहित्य के लिए। जब हमारे एक लखनऊ के बाद बात करें तो हमारा वाराणसी भी एक तरीके से साहित्य में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो वहाँ के नीरजा माधव को दिया गया है मैथिली शरण गुप्त आपका जो है। ठीक है, तो नीरजा जो माधव हैं, ठीक है, इसे मैथिली शरण से जो है इन्होंने जोड़ा है कि भाई नीरजा जो है वो मैथिली शरण है। अब मैथिली शरण के नाम से, नीरजा के नाम से हम इसे कैसे याद रख सकते हैं? मैं कहता भाई नीरजा आपका देखने से ही नाम लगता है कि भाई नीरजा जो है ना कोई बहुत शानदार जो है कविता रही होगी या कोई बहुत बड़ी अच्छा साहित्य रहा होगा जिसका नाम नीरजा रखा गया होगा। नाम ही साहित्यिक है, तो जो साहित्यिक नाम है वो जो है हमें मैथिली शरण गुप्त को दिया गया होगा, उसी को अवार्ड दिया गया है जिसका नाम ही साहित्यिक है। नीरजा नाम ही साहित्यिक लिखने में लगता है। ठीक है, तो ये हमने अवार्ड करे, ये अभी तक अवार्ड हमारे जो है साहित्य से रिलेटेड थे। अब हम थोड़े विज्ञान से रिलेटेड आते हैं कि विज्ञान से रिलेटेड अवार्ड कौन कौन से रहे हैं। पहला हुआ है आपका पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। देखो अभी तक कोई राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार नहीं दिया जाता था, पहली बार राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिया जा रहा है। इम्पोर्टेंट है, इसलिए पूछा भी जा सकता है कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किसे दिया गया है। इसमें दो कैटेगरी आपकी बनती है, एक आपका विज्ञान रत्न की कैटेगरी है, एक आपका विज्ञान टीम पुरस्कार है। विज्ञान टीम पुरस्कार की बात करो तो इसरो को मिला है, चंद्रयान की जो चंद्रयान 3 की टीम को इसरो को मिल गया। मिलना ही चाहिए था जी भाई, ओबीसी बात है। अगर टीम की बात करेंगे तो फिर वो चंद्रयान 3 की ही टीम को मिलेगा। ठीक है, विज्ञान रत्न किसको मिलता है? विज्ञान रत्न मिलता है आपके IISc जो आपका इंस्टीट्यूट है, आपको पता हो अगर आपका, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है हमारे यहाँ सबसे बेहतरीन साइंस का इंस्टीट्यूट है, हमेशा टॉप लेवल पे रहता है। उसके अंदर आपका जो है बेंगलुरु में ये बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड जो है व्यक्ति हैं, इनका नाम है डॉक्टर गोविंदराज पंधमानाभन। डॉक्टर गोविंदराज पंधमानाभन। अच्छा जी, जो ये पंधमानाभन है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। डॉक्टर गोविंदराज पंधमानाभन, देखो गोविंदराज पंधमानाभन, राजन पंधमानाभन है। देखो पंधमानाभन मुझे आपको नाम याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पंधमानाभन जो नाम है भाई ये साउथ के लोगों का एक्चुअली में नाम होता है। और
साउथ में भी जो है इस तरह के जो नाम होंगे, पद्मनाभन, श्री कृष्णन वगैरह वगैरह, इस तरह के जो नाम होंगे वो बड़े फेमस रहते हैं साइंटिस्टों के लिए। तो हम इसे याद रख सकते हैं कि भाई पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जो मिला है वो पद्मनाभन को मिला है। कैसे? पद्मा, जो पद्म वाला है, पद्मनाभन से मुझे याद आता है कि जो पद्म पे बैठता है वो आपका जो है पद्मनाभन जो आपका आता है, एक तरीके से हम इसे ब्रह्मा को जोड़ सकते हैं। जो मुझे समझ में आता है कि ब्रह्मा के पद्मों में का जो वो है कि जो ब्रह्मा है, जो पृथ्वी चल रही है उसमें ब्रह्मा के पद्म से जो है, पैरों से ही वो सारी चीज़ चलती है। तो पद्मनाभन को आप जो है ब्रह्मा से जोड़ सकते हो, और ब्रह्मा से जोड़ कर उसे आपको उसी को सबसे बड़ा विज्ञान का ज्ञाता बना मान सकते हो आप। इस तरीके से आप याद रख सकते हो कुछ कि गोविंद राजन पद्मनाभन है। गोविंद के हिसाब से आप इस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपका राष्ट्रीय ई शासन पुरस्कार की बात करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, ई शासन, क्योंकि आजकल ई गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंस है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें स्वर्ण, रजत और जूरी 3 कैटेगरी में आपको मिला है अवार्ड। ई शासन का स्वर्ण किसे मिला है? रोहिणी ग्राम पंचायत धुले महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र के रोहिणी ग्राम जो पंचायत है उसे मिला है ई शासन। त्रिपुरा के पश्चिम मंजलीसपुर गांव ग्राम पंचायत को मिला है आपका रजत, और पलसाना सूरत गुजरात में आपको जो है, और एक सुबा कोटी, इन दोनों को मिला है आपका जूरी का अवार्ड। तो ई शासन में स्वर्ण इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण में है रोहिणी। ठीक है, रोहिणी आपकी जो है, रोहिणी नाम से मुझे तो काफ़ी हद तक ये समझ में आता है। जैसे रोहिणी अगर आप नाम देखेंगे तो रोहिणी हमें ये लगता है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ जो है महत्वपूर्ण नाम है, लेडी से रिलेटेड नाम है, स्वर्ण से रिलेटेड आपका जो है इस तरीके से नाम है। तो रोहिणी को स्वर्ण दे दिया गया होगा ई शासन के अंदर। वहीं आपका मजलीसपुर गाँव को दे दिया गया त्रिपुरा में रजत। ठीक है, इस तरीके से आप जैसे कुछ कुछ याद रख सकते हैं। एक और इसमें है आपका डॉक्टर एस स्वामीनाथन पुरस्कार है। ये भी आपका साइंस का एक इम्पोर्टेंट पुरस्कार है। ये आपका जो है स्वामीनाथन में किसको दिया गया है? MS अनंत दर्शन शंकर को दिया गया है। अनंत साहब को स्वामीनाथन पुरस्कार दे दिया गया है। स्वामीनाथन आपका जो है, आपको पता ही है, SM स्वामीनाथन आपका जो है एक बड़े कृषि साइंटिस्ट थे, उनके उस पर जो है अनंत साहब को दिया गया है। आयुर्वेद और एकीकृत चिकित्सक हैं अनंत जो है दर्शन जो है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अनंत के नाम से आपको याद रखना है कि MS स्वामीनाथन जो है अनंत हो गए हैं, मतलब अब तो वो डेथ हो गई है, अभी रिसेंटली उनकी डेथ हो गई है, उनका अंत हो गया है। उनके अंत पर ही उनका अंत हुआ, तो उनके अंत पर ही हमने अनंत जी को पुरस्कार दे दिया। ऐसा कुछ आप राइम बना सकते हैं। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार, ये विज्ञान पुरस्कार भी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार। अब इसमें आपके 2 लोगों को इन्होंने नाम दे रखे हैं। एक है जिसे आजीवन उपलब्धि, और एक जो सबसे हमारे युवा भू वैज्ञानिक हैं। युवा भू वैज्ञानिक आपका सुभोमन नियोगी साहब हैं। देखो, अब आपका भू विज्ञान का मतलब है कि जो ज्योग्राफिकल से रिलेटेड है, भू से रिलेटेड है, हिमालय से रिलेटेड है। नियोगी अगर आप सरनाम देखें, सुभोमन नियोगी अगर आप सरनाम देखें, तो नियोगी का सरनेम वाला आपका सीधा उत्तराखंड यहाँ से जोड़ सकते हैं। तो इसीलिए जो है नियोगी से आप याद रख सकते हो कि भाई जो नियोगी होंगे वो उत्तराखंड से रिलेटेड होते हैं, और उत्तराखंड का व्यक्ति ऑब्वियस सी बात है भू विज्ञान में बहुत अच्छी नॉलेज रखेगा, क्योंकि कितना कहाँ आपका भूकंप आ रहा, क्या चीज़ है, उससे बेटर नॉलेज किसी को नहीं हो सकती। तो ये युवा वैज्ञानिक आपका सुभोमन नियोगी ऐसे जोड़ सकते हैं आप। ठीक है, इस आजीवन उपलब्धि आप जो है डॉक्टर श्याम सुंदर रॉय से जोड़ सकते हो। तो जो रॉय साहब हैं, ये श्याम सुंदर साहब, इसको ये ISCR से हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट आपका इंस्टीट्यूट है, उससे रिलेटेड आप इसे जोड़कर आगे ले सकते हो। चलो जी आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार, आपका जो है बौद्धिक संपदा भी आजकल इम्पोर्टेंट है कि जो आपके पेटेंट से रिलेटेड आपकी चीज़ होती है, इसमें भी अवार्ड मिला है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो 3-4 आपके अवार्ड हैं इसमें हैं। अगर मैं एक किसी शीर्ष शैक्षणिक संस्थान की बात करूं जिसने सबसे ज़्यादा पेटेंट कराए हैं, वो IIT कानपुर है। आजकल यूपी, आपको पता है यूपी आपका टेक्नोलॉजी पेटेंट, उसमें आपका योगी साहब के बाद बहुत तेज़ी से उभर रहा है। तो IIT कानपुर में ही सबसे ज़्यादा पेटेंट कराए हैं किसी भी शैक्षणिक संस्थान में। ठीक, शीर्ष कंपनी अगर आप देखो तो टाटा स्टील है। टाटा स्टील आपकी जो है आजकल स्टील प्रोडक्शन में काफ़ी तेज़ी से उभर के आई है पिछले टाइम में। शीर्ष कंपनी जो सेवाएं देना में है, अगर सर्विस में देखा है शीर्ष कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग में तो टाटा थी, सेवा में आपका जियो प्लेटफॉर्म है। भाई जियो आजकल हर जियो प्लेटफॉर्म हर चीज़ में आपका आ ही रहा है सेवा में। शीर्ष MSME वेस्ट बंगाल केमिकल इंडस्ट्री है। वेस्ट बंगाल केमिकल इंडस्ट्री बहुत पुरानी इंडस्ट्री है, आपको याद होगा तो ये आपका जब आपका आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन, तब उसके टाइम में ये वेस्ट बंगाल आपका केमिकल इंडस्ट्री बनी थी। शीर्ष MSMEs है जो आपका बौद्धिक संपदा लेने में आगे बढ़ रही है, मतलब ये अपने पुराने बेस का यूज करके तेज़ी से आपका इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रही है। डिजाइन श्रेणी में IIT बॉम्बे हो गए। भाई बॉम्बे आपकी जो है नगरी ही जो है एक तरीके से मीडिया की है,
एक तरीके से फिल्मों की दुनिया है, तो डिज़ाइन की दुनिया है एक तरीके से। तो डिज़ाइन की श्रेणी में जो सबसे ज़्यादा पेटेंट कराए होंगे वो ओबियसली IIT बॉम्बे ने कराए होंगे। ये तो आप जो है स्मार्ट गैस भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार आपको एक क्वांटम रिसर्च में आपका दिया गया है, क्योंकि गेट्स जो फाउंडेशन है वो इस तरीके की IT और इससे रिलेटेड आपकी रिसर्च में रोल प्ले करता है। ये आपका उर्वशी सिन्हा को आपको जो है मिला है गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट्स अवार्ड। उर्वशी, इसको आप कैसे याद रखोगे? देखो, गेट्स और मिलिंडा आपने नाम सुना होगा। इनकी गेट्स की वाइफ है मिलिंडा, उसके नाम पे इनका फाउंडेशन है। मिलिंडा एक्चुअली गेट्स मिलिंडा में बस गेट्स नाम की हैं, वास्तव में सारा काम मिलिंडा करती हैं। अब जब मिलिंडा सारा काम करती हैं तो वो किसे चुनेंगी? किसी लेडीज़ को चुनेंगी पहली बात तो लेडीज़ ने लेडीज़ को सुना, उन्होंने कहा ठीक है जी उर्वशी को चुन लेते हैं। उर्वशी सिन्हा जो है इसमें इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से आपका जो है गेट्स का नाम है बेचारे का, लेकिन बॉस जो है मिलिंडा है और मिलिंडा ने उर्वशी को चुन लिया। ठीक। अब दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार में एक उत्कृष्टता में आपका एक पुरस्कार दिया गया है। तो दूरसंचार में अगर आप पुरस्कार देखें तो इसमें 3-4 आपके जो हैं पुरस्कार मिले हैं, 3-4 लोगों को। एक आपका परग नायक को मिला है नेरल नेटवर्क के, एक नेरल नेटवर्क को मिला है परल नायक, नेरल नेटवर्क, लेबा वायरलेस, प्रोफेसर चंद्रशेखर मूर्ति और CD डॉट। देखो, एक तो आपको मुख्यतः मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट इसमें प्रोफेसर चंद्रशेखर मूर्ति हैं और एक आपका C डॉट है, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है रिलेटेड, उसी को वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से है, तो C डॉट आपका सीधे बोल जाएगा। परग नायक भी एक इम्पोर्टेंट है, ये आपका जो है प्रास लैब से रिलेटेड होता है, इसमें आप याद रख सकते हो, तो थोड़ा सा आपको ये याद रखना पड़ेगा। इसके बाद आपका डिजिटल अवार्ड की बात करते हैं। कुछ डिजिटल अवार्ड मिले हैं 2025 में। डिजिटल अवार्ड किसको मिले हैं ये देख लेते हैं। यहाँ भी आपका 3-4 लोग हैं जिन्हें डिजिटल अवार्ड मिले हैं। डिजिटल अवार्ड आजकल इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तेज़ी से उभर रहे हैं। तो अगर मैं AI ML और डेटा एनालिटिक्स में देखूँ, ठीक है, AI के और ML के डेटा एनालिटिक्स में देखूँ तो आपका प्रयाग स्मार्ट सिटी को मिला है। महाकुंभ में इन्होंने निगरानी की थी, उसीलिए प्रयाग, ऑब्वियसली बात है प्रयाग में ही आपका महाकुंभ होता। वहाँ स्मार्ट सिटी जो था, प्रयाग स्मार्ट सिटी जो सिस्टम था, उन्होंने AI का यूज करते हुए महाकुंभ में निगरानी की थी, उन्हें अवार्ड दे दिया गया AI के लिए। इसी तरीके से दिव्यांग समावेशन में देखो तो वाराणसी जिला प्रशासन आपका हमारे मोदी साहब का जो है क्षेत्र है, और यहाँ ये क्या कर रहे हैं कि जो भी आपका जो है दिव्यांग वाला सिस्टम है उनको समावेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट मोबिलिटी परिवहन, आजकल भैया जो मोबिलिटी में सबसे तेज़ी से चल रहे हैं वो UPSRT चल रही है, उत्तर प्रदेश आपका स्टेट ट्रांसपोर्टेशन। इन्होंने क्या किया है, UP 112 को एकीकरण किया है, पैनिक बटन लगाया है। अब उनकी बसों में आप UPSRTC की जो नई बसें हैं उसमें आपको पैनिक बटन मिल सकता है, और इसमें आपको साथ साथ में जो है जो आपका UP की 112 पे आपका जो है आप कॉल कर सकते हो, वो एकीकरण करके इन्होंने स्मार्ट परिवहन बना दिया है। आगे जाए स्वास्थ्य सेवाओं में, हमीरपुर जिला प्रशासन, हमीरपुर में जिला प्रशासनों ने एक अभियान चलाया है, जागिए टीवी मुक्त हमीरपुर, कि इन्होंने टीवी मुक्त हमीरपुर करना है। हमीरपुर वाले एरिया में आपका जो है टीवी का ज़्यादा बोलबाला है, तो ये क्या कर रहे हैं कि हमीरपुर एरिया में टीवी को ख़त्म करने का इन्होंने बहुत तगड़ा वो चला रखा है। तो हमीरपुर जिला प्रशासन इसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं में इन्हें डिजिटल आपका जो है वो क्या है डिजिटल फॉर्म में इन्होंने इसको प्रमोट करने की कोशिश की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल वेस्ट एवं गांव अवार्ड, ये ग्लोबल वेस्ट एंड आपका इसका मतलब वेस्ट एंड इसका वो है कि हमें इसे वेस्ट करना है और इसे मैनेज करना है। चलिए, मैं थोड़ा कुछ इसमें लिखने में गड़बड़ हो गई। तो ग्लोबल वेस्ट एंड गव अवार्ड है, मतलब क्या करना है कि वेस्ट और वेस्ट को मैनेज करने का अवार्ड आपका किसको दिया गया है, ये एक सागर तेवतिया टीम को दिया गया है। सागर तेवतिया जी की कोई टीम रही होगी, उन्हें मतलब वेस्ट को बेहतर तरीके से यूज करने के लिए ग्लोबल लेवल पे कोई अवार्ड मिला है इन्हें, तो सागर जी को वो अवार्ड दे दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब खेल लेवल पे। जब आप खेल कैटेगरी में जाते हैं तो वहाँ किस तरीके से हमने पुरस्कार दिए हैं इसके बारे में बात करते हैं। खेल पुरस्कार में एक तो टेरिटोरियल आर्मी मादर लेफ्टिनेंट कर्नल, मतलब टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया है नीरज चोपड़ा को, जो भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, बना देंगे, उन्होंने लेफ्टिनेंट की उपाधि दे दी। फेमिना मिस इंडिया 2024, अब मिस इंडिया जो हैं वो हमारी हैं निकिता पोर्टवाल मध्य प्रदेश की। पहले हम जो है मिसिज वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड की हम बात कर चुके हैं, तो फिर मिस इंडिया की भी बात होनी चाहिए। जो फेमिना कराता है वो हमारी निकिता पोर्टवाल हैं। तो निकिता जी मैडम जो है इसके लिए चैलेंज कर रही थी। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार आपका जो है एक इम्पोर्टेंट पुरस्कार होता है खेल में, और ये 4 लोगों को दिया गया है।
गुकेश डी शतरंज, हम पीछे गुकेश जी की बात कर चुके हैं। गुकेश डी आपका वो खिलाड़ी है जिसने आपके विश्व चैंपियंस आपके जो हमारे जो है नॉर्वे के जो विश्व चैंपियन थे, ठीक है, कार्लसन, उसको आपको इन्होंने हरा दिया था। हरमनप्रीत सिंह हॉकी में आपकी हॉकी की बहुत दमदार खिलाड़ी मानी जाती हैं। पैरा एथलीट्स में प्रवीण कुमार भी बड़े इंपॉर्टेंट है। पैरा एथलीट्स में प्रवीण कुमार ने अभी जो है पीछे जब पैरा एथलीट्स ओलंपिक हुए थे, पैरा ओलंपिक में इन्होंने प्रवीण कुमार ने, मुझे लगता है कि 2 गोल्ड शायद इन्होंने जीते थे, तो ये इसमें इम्पोर्टेंट है। मनु भाग पटेल आपके शूटिंग में हैं, तो ये आप 4 नाम याद रख सकते हैं। इसके बाद आपका आजीवन उपलब्धि देने के लिए एक अर्जुन पुरस्कार भी इसमें आता है, तो अर्जुन पुरस्कार भी आप देख सकते हैं। मुरलीकांत रामाराम पाटेकर ने को मिला है, मुरलीकांत जी, मुरलीकांत पाटेकर, ठीक है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम अवार्ड किसे मिला है, ये तो आपको अभी हमने पीछे पढ़ा भी था कि महेंद्र सिंह धोनी को 11वें भारतीय हो गए हैं जिन्हें हॉल ऑफ फेम में जो है एकत्रित किया, मतलब उनकी वो लगाई गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आईसीसी के आपके कुछ अवार्ड की हम बात करेंगे, तो आईसीसी की बात करें तो आईसीसी सर गारफील्ड सोबर अवार्ड किसे मिला है, मतलब पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर इसे कहा सकता है। जो पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो होते हैं उसको अवार्ड का नाम ये है सर गारफील्ड सोबर अवार्ड, मतलब जो पुरुष का मतलब एक पर्टिकुलर ईयर का क्रिकेटर ऑफ द ईयर होगा वो आपके जसप्रीत बुमराह हैं। जसप्रीत बुमराह साहब आपके जो हैं पिछले 1 साल में बहुत पॉपुलर रहे हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। विजडम क्रिकेट एलमैंक 2005, ये विजडम आपका जैसे आईसीसी अवार्ड देता है ऐसे आपकी विजडम मैगजीन है। विजडम मैगजीन बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी क्रिकेट से रिलेटेड, तो विजडम मैगजीन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। तो इन्होंने भी विश्व के अग्रणी पुरस्कार क्रिकेटर का अवार्ड वो सही दे दिया जो यहाँ आपके आईसीसी वालों ने दिया था, जसप्रीत बुमराह ने। अग्रणी महिलाओं का भी दे दिया इन्होंने, स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना लेडीज़ की कैटेगरी में अगर आप क्रिकेटर में देखो तो सबसे फेमस है, रिटायर अब तो काफ़ी फेमस ये पर्सनैलिटी मानी जाती है स्मृति मंधाना, ठीक है जी। इसके बाद रक्षा और सैन्य अलंकरण की बात करेंगे। रक्षा के बारे में हम बात करेंगे कि भाई रक्षा किस तरीके चल रहा है। तो रक्षा और सैन्य अलंकरण के बारे में बात करें तो हमारा कीर्ति चक्र पुरस्कार है। तो कीर्ति चक्र पुरस्कार 2 तरह की कैटेगरी में हमने 2 तरह की कैटेगरी में मिला है। कुछ जो कीर्ति चक्र जो अभी हैं अवेलेबल, कीर्ति चक्र जो मरणोपरांत आपके मिलते हैं, ठीक है। ये रक्षा और सैन्य माले में आपको जो है देख सकते हो, ठीक है। इसमें हमें 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें याद करना है। कीर्ति चक्र जो है एक तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर रहा है वो हमें ये याद जरूर कर लेना है। एक जो है डीएसपी हिमायू मुजिमल भट्ट, ये जम्मू कश्मीर पुलिस में इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किया था। इसको जो आपके जो है एक तरीके से जो टेररिज्म है उसे रोकने के लिए इंपॉर्टेंट रोल किया। इसका आपको आ सकता है ये कि कीर्ति चक्र ने मिला है नहीं मिला है। बाकी आप दिलावर खान, ठीक है, राइफलमैन रवि कुमार भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पीछे आपका डेथ हुई थी। तो राइफलमैन रवि कुमार, हिमायू मुजिमल, नायक दिलावर खान, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, मतलब वो हैं एक तरीके से सैनिक जिन्हें रक्षा और सैन्य अलंकरण मिला है, ठीक है। सैन्य खुफिया एजेंसी जो होती है उनके द्वारा मैकग्रेर मेमोरियल मेडल दिया जाता है। जो आपकी जैसे खुफिया एजेंसियों में काम करते हैं उन्हें ये मेडल दिया जाता है, मैकग्रेर मेमोरियल मेडल। तो इसमें आपका ये 2023 और 2024 के दोनों भी दिए गए हैं। 2024 के मेरे हिसाब से हमें ज़्यादा याद रखने चाहिए। तो 2024 में एक राम रतन जाट हैं नौसेना के, एक झूमर राम पूनिया हैं और एक कर्नल रणबीर सिंह हैं, ठीक है। 3 लोगों के नाम रखने हैं आपको। 2 तो राम ही हैं इसमें, राम रतन, झूमर राम, 2 राम हैं और एक रणबीर हैं। तो राम और रणबीर की जोड़ी है जो आप काम कर रही है, जिसे आपका जो है ग्रेग मैग्स अवार्ड मिल गया है। स्कॉच पुरस्कार, उत्तर प्रदेश पुलिस को स्कॉच पुरस्कार आपको दिया गया है, ठीक है। इन्होंने काफ़ी अच्छा, तो जो स्कॉच पुरस्कार होता है कई कैटेगरी में दिया जाता है। पर्यावरण की कैटेगरी में भी हमने पीछे पढ़ा था, ये अभी हमने जो है इसे पुलिस कैटेगरी में भी देख लिया है। अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार, इसके अलावा हमने कुछ और पुरस्कार ऐसे रखे हैं जो दूसरे कैटेगरी में बांट दिए हैं, अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार वाली कैटेगरी में ये आते हैं। इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे, मतलब किसी कैटेगरी में नहीं है, तो हमने इसे सारों को मिला के एक अलग कैटेगरी बना कर रख दी कि भाई ये कुछ मिसलिनियस भी हैं। पहला, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेश में बहुत तेज़ी से सम्मान मिले हैं, तो पहले उसके बारे में बात करेंगे। लंका मित्र, ये श्रीलंका जी ने दिया है, नाम से ही समझ में आ रहा है लंका मित्र, ठीक। मॉरिशस का आपको नाम याद रखना है, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन। भाई इतनी तारीफ कर रहे हैं कि इंडियन ओशियन के की यही हैं, इंडियन ओशियन के स्टार यही हैं, इंडियन ओशियन के की यही हैं, इंडियन ओशियन के
ग्रैंड कमांडर ये हैं, इतनी तारीफ आपकी जो है इंडिया की भाई मॉरिशस ही कर सकता है और कोई नहीं करेगा कि भाई इंडियन ओशन में बस आप ही स्टार हो, आप ही की हो, आप ही सब कुछ हो, ये आपका मॉरिशस करेंगे। कुवैत साहब जो है तो मुबारक अल कबीर आपका जो है मुस्लिम नाम दिखता है और ये कुवैत से सीधा लिंक हो जाता है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मुबारक अल कबीर कुवैत से आपके लिंक हो जाता है। इसके बाद ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैकारियोस देखें, साइप्रस के द्वारा जो अवार्ड मिला है इसे भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो मैकारियस है, मैकारियोस से मुझे ये नाम याद रहता है, इसलिए मुझे ऐसा मतलब कई बार मतलब जो मैकारियोस नाम है, साइप्रस जो एरिया है उधर आपका मैकोरियस नाम से आपको याद रखना है कि मैकोरियस साइप्रस से काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, मुझे तो इजीली याद हो जाता है मैकोरियस साइप्रस, आप भी इस तरीके से लिंक कर सकते हो मैकोरियस साइप्रस, ठीक है। इसके बाद ये आपका बारबाडोस ने दिया था, वो बारबाडोस इसमें सामने दिख ही रहा है तो उसमें कुछ दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ये आपका जो है प्रधानमंत्री जी को अवार्ड दे दिया। अब आते हैं हम पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार आपके जो है एक इम्पोर्टेंट आपका पुरस्कार होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। 3 कैटेगरी होती है इसकी, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। पद्मश्री छोटा है, भूषण उससे बड़ा है, विभूषण सबसे बड़ा है। 7 पद्म विभूषण दिए गए, 19 भूषण, 113 पद्मश्री। इसमें 23 महिलाएं थीं, 10 विदेशी थे, 13 मरणोपरांत दिए गए। और मुख्य पद्म विभूषण जो प्राप्त करता है इसको हमें पता होना चाहिए, कई बार ये पद्म विभूषण प्राप्त करता पूछ लेता है, इसे याद रखना पड़ेगा आपको। इसमें से 3 लोग कला से लिंक हैं, एक आदमी साहित्य और शिक्षा से है, एक आपका व्यापार से है, और एक चिकित्सा से है, और एक सार्वजनिक कार्य से है। ये आपके जो है 7 लोग हैं, ठीक है। अब इसमें आपको 1-2 बार इसे रिवाइज करना ही पड़ेगा, तभी आपके दिमाग में सेट होगा भाई। चिकित्सा की देखो तो नागेश्वर रेड्डी साहब जो हैं तेलंगाना से चिकित्सा में हैं, जगदीश सिंह खैर आपके सार्वजनिक कार्य के लिए हैं। ये 3 कला से हैं, ठीक है, तीनों लोग कला से हैं। और ये तीनों, एक है आपके शारदा सिन्हा, शारदा जी तो लगती हैं कला से, एक आपका लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम है, एक आपके रजनीकांत है। तो एक रजनीकांत साहब, एक सुब्रमण्यम साहब, एक शारदा साहब, ये तीनों को आपको कला में मिला है। शिक्षा और साहित्य में वासुदेवन नायर हैं, और उसके बाद आपका व्यापार में आपका ओसामू सुजुकी हैं। ये सुजुकी आपका जापान से हैं, सुजुकी आपकी गाड़ी है जापान की, उसी से रिलेटेड होंगे ये कुछ, तो ये सुजुकी आप याद रख सकते हैं, तो इजी याद रहेगा, व्यापार और उद्योग। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार है। ये लाल बहादुर शास्त्री के नाम पे जो राष्ट्रीय उत्कृष्टता में कोई योगदान दे रहे हैं उसे। अब भाई राष्ट्रीय उत्कृष्टता में योगदान दे रहे हैं इन्होंने राजश्री बिड़ला, तो जो बिड़ला ग्रुप है आपका, बिरला ग्रुप के जो हेड हैं राजश्री बिरला, उनको इन्होंने दे दिया है क्योंकि वे राष्ट्रीय उत्कृष्ट में राष्ट्र को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट अवार्ड है। इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार इम्पोर्टेंट अवार्ड है, ठीक है। ये इंडिया के द्वारा दिया जाता है और जनरली विदेशी लोगों को दिया जाता है। यहाँ भी आप चिली के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, चिली के पूर्व राष्ट्रपति को दिया गया है मिशेल बैटलेट को दिया गया है, मिशेल बैटलेट, इंपॉर्टेंट है। मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार ये रतन टाटा को दिया गया है। अभी उनकी डेथ हुई थी रतन टाटा की, तो मदर टेरेसा मेमोरियल ने टाटा को दे दिया। टाटा जो है सामाजिक काम में बहुत काम करता है, तो करते ही थे, तो इसीलिए मदर टेरेसा मिल गया होगा। ट्रेवल लीडर इंडिया अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रेवल लीडर इंडिया अवार्ड आपका जो हमारा मोपा हवाई अड्डा है, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा के जो मनोहर इंटरनेशनल वो है, उसे मोपा हवाई अड्डा भी कहा जाता है। ये भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा है जिसे ये ट्रेवल लीजर इंडिया अवार्ड दिया गया है। मतलब ट्रेवल को अच्छी फैसिलिटी देने में, इस तरह की कंडीशंस में जो है ये जो गोवा का एयरपोर्ट है इंपॉर्टेंट है। वैसे भी गोवा का जो एयरपोर्ट होगा वहाँ भाई सबसे ज़्यादा ट्रेवलर आएंगे, फॉरनर ज़्यादा आएंगे, इन्होंने अच्छी फैसिलिटी दी होगी, उसके बेस पर मोपा को ट्रेवल लीजर इंडिया अवार्ड पहला पुरस्कार दे दिया गया, ठीक है। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड भी इंपॉर्टेंट है, ये भी दिया जाता है, एयरपोर्ट को दिया जाता है। तो इस तरीके से अगर आप देखें, भारत और दक्षिण एशिया का सबसे हवाई अड्डा यहाँ दिल्ली हवाई अड्डा है। भारत और दक्षिण एशिया का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा गोवा मनोहर हवाई अड्डा है। फिर दोबारा यही आ गया, अगर स्वच्छता की बात करें तो आपका जो है गोवा का सबसे स्वच्छ होगा ही, उसी को आपका ट्रेवल लीजर इंडिया अवार्ड दिया कि भाई बहुत फैसिलिटी देते हैं, साफ़ सफाई बड़ी अच्छी रखते हैं, तो ये काम तो इसका है। लेकिन अगर इस तरीके की बात करें कि भाई सबसे हवाई अड्डा कौन सा है, तो भाई दिल्ली हवाई अड्डा होगी, इन टर्म्स ऑफ ज़्यादा आपके जहाँ लोग आएंगे, ज़्यादा भीड़ है, ज़्यादा विदेशी हैं, मतलब हर तरीके से एक बड़ा हवाई अड्डा है। तो दिल्ली हवाई अड्डा तो सेंट्रल पॉइंट है हवाई अड्डों का, तो ये हो जाएगा। लेकिन साफ़ सफाई में
और भाई फैसिलिटी देने में आपका गोवा का वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसे स्काई ट्रैक्स भी मिला है, इसे ट्रैवल लीजर भी मिला है। गणतंत्र दिवस परेड पुरस्कार हमें मिला होगा। गणतंत्र दिवस जब होती है उस पर परेड पुरस्कार मिलता है। सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिलता है, ये उत्तर प्रदेश को मिला, महाकुंभ 2025 में इन्होंने बनाया था। अगर एक मार्चिंग दल होता है जो मार्च करता हुआ दिखता है, वो मार्चिंग दल होता है, उसके हिसाब से देखो तो जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स को इन्होंने वो ये पुरस्कार दे दिया गया सेवाओं में, कि भाई जो है जम्मू एंड कश्मीर की जो राइफल है उस दस्ते ने मार्चिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा। लोकप्रिय पसंद भी करते हैं कि भाई जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रही है गुजरात की झांकी। गुजरात में उन्होंने दिखाया था कि भारत 2047 उसमें भारत कैसे विकास करेगा, कैसे आपका डेवलपमेंट होगा, संस्कृति से जोड़ के पूरा विकास को दिखाया। तो गुजरात की झांकी सबसे लोकप्रिय झांकी इस कैटेगरी में रही थी। ठीक है जी, तो ये आपके जो है हमारे जो है जितने भी नेशनल अवार्ड्स थे ये हमारे ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, एक बार आप जो है नेशनल अवार्ड्स को इसमें पढ़ लीजिए। इसके ऊपर मैं कोई क्विज डालूंगा नेशनल अवार्ड्स में, पीछे वाला जो है उसकी क्विज रेडी है, वो भी मैं आज डाल दूंगा। और कल इसके बाद हमारा जो है इसके बाद जो मेरा फोकस है वो आपका जो है जो यूनियन बजट है। इससे अगली वाली वीडियो हमारी बजट से रिलेटेड होगी, जिसमें यूनियन बजट होगा, यूपी का बजट होगा, इकोनॉमिक सर्वे होगा, ये एक हम सेक्शन रखेंगे। इसके अलावा एक हमारा सेक्शन रहेगा जो स्पेशल डेट होती है, एक डेट और इंडेक्स को मिला के स्पेशल डेट, स्पेशल इंडेक्स, और एक हमारा सेशन इसके आगे और रखा जाएगा जो मेरे उसमें नज़र में है, वो है हमारा जो हमारी स्कीम होती हैं, इम्पोर्टेंट स्कीम्स को लेके हमारा बजट आएगा। ये इकोनॉमी में कई स्कीम 3 से 4 स्कीम आती है, और एक उत्तर प्रदेश से स्पेशल, जो उत्तर प्रदेश में स्पेशल आपका आता है, यूपी स्पेशल जो आपका आता है, वैसे तो स्टेटिक्स में होता है लेकिन उत्तर प्रदेश स्पेशल में हमें कुछ पढ़ना होता है, उससे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो उत्तर प्रदेश स्पेशल पे भी हम फोकस करेंगे। ये आगे आने वाली 3-4 वीडियो हम ये बनाएंगे। फिर उसके बाद हम जो है एक तरीके से लेंगे कि जो नेशनल न्यूज़ है और इंटरनेशनल न्यूज़ है, फिर वो हम कवर कर लेंगे। इस तरीके से आगे आने वाली 5-6 वीडियो हमारी इस तरीके से चलेगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।